हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली अभी हम करने वाले हैं लास्ट मिनट रिवीजन। किसकी रिवीजन करने वाले हैं? भूगोल की रिवीजन करने वाले हैं। ओके, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे मैंने चैप्टर नंबर 6, फिर चैप्टर नंबर आपका 7 आएगा, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 आएगा। पूरी की पूरी भूगोल इसके अंदर कंप्लीट है। ठीक है जी, चलो हम शुरू कर देते हैं। तो पहला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन भी बनता है कि विनिर्माण उद्योग के महत्व बताइए, यानी विनिर्माण उद्योग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पूछा गया है। एग्जाम में घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता है कि विनिर्माण उद्योग जो है उसको हमारे आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों माना जाता है। ये रहा जी आपके सामने आंसर। तो विनिर्माण उद्योग क्या करता है? सबसे पहले तो कृषि का आधुनिकीकरण करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, कृषि बेसिकली उद्योगों में जो चीज़ें बनती है, ट्रैक्टर वगैरह बनते हैं, वो कृषि में यूज़ होता है, तो कृषि का आधुनिकीकरण होता है। साथ में कृषि के अंदर लोगों की निर्भरता को भी कम करता है। बहुत सारे लोग जो कृषि करते थे, अब वो कोई और काम भी उद्योगों में भी काम कर सकते हैं। अगर मैं धीरे बोल रहा हूँ ना, तो स्पीड सेटिंग से जाके तेज कर लेना, कि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, कम से कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें समझ पाओ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विनिर्माण उद्योग गरीबी को भी खत्म करता है। नेक्स्ट है कि ये क्या करता है? क्षेत्रीय असमानता को भी कम करता है, क्योंकि जिस उद्योग में जिस क्षेत्र में उद्योग लगना शुरू होते हैं, उसका विकास वगैरह होना शुरू हो जाता है तेजी से। नेक्स्ट है कि हमें विदेशी मुद्रा भी दिलाता है। क्यों? क्योंकि विनिर्माण उद्योग में जो भी चीज़ें हम बनाते हैं उसे दूसरे देश में भेजते हैं, और उससे हमें पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी देश की कौन सा देश कितना विकसित है, उसे इस चीज़ से ही नापा जाता है कि वो देश जो है वो कितने ज़्यादा जल्दी किसी कच्चे माल को तैयार वस्तु में कन्वर्ट कर देता है, यानी कितना औद्योगिक विकास हो रहा है उस देश के अंदर, उसी से उसका विकास नापा जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब आते हैं जी नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, ये रहा। विनिर्माण उद्योग के प्रकार। तो आपको पता है विनिर्माण उद्योग जो है वो अलग अलग प्रकार में बांटे गए हैं। सबसे पहले तो विनिर्माण उद्योग को इस चीज़ में बांटा गया है कि वहाँ पर कहाँ से आता है कच्चा माल। देखो, अगर आपका कच्चा माल खेतों से आता है, यानी खेतों पे उगता है, तो वो कृषि आधारित उद्योग हो गए। और दूसरा हो गया हमारा खनिज आधारित उद्योग, जैसे कि आपका लोहा इस्पात खेतों में नहीं उगता ना, तो ये क्या करता है? जमीन के अंदर से निकाला जाता है, तो यानी खनिज आधारित उद्योग। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कच्चे माल के आधार पर जो हमारे उद्योग है उनको किन दो प्रकार में बांटा गया है? कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। अगर खेतों से आता है तो वो कृषि आधारित उद्योग हो गया, अगर जमीन के अंदर से खोद के निकाल जाता है तो वो खनिज आधारित उद्योग हो गया। नेक्स्ट जो है वो है प्रमुख भूमिका के आधार पे। देखो, अगर एक होता है आधारभूत उद्योग और एक होता है उपभोक्ता उद्योग। पहले उपभोक्ता उद्योग देख लो। वो उद्योग जिसकी चीज़ें डायरेक्टली लोगों के पास बिकने के लिए जाती है, वो है जी आपका उपभोक्ता उद्योग। जैसे कि टूथपेस्ट डायरेक्टली लोगों के पास बिकने के लिए जाता है। दूसरा है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग वो होता है वो उद्योग जिसका जो फिनिश प्रोडक्ट है, अंतिम वस्तु है, वो दूसरे किसी उद्योग में यूज होता है। जैसे कि मान लो लोहा इस्पात उद्योग है। अब वो जो लोहा बनाता है, वो क्या डायरेक्टली लोगों के पास बिकने के लिए जाता है? नहीं, वो कार इंडस्ट्री खरीदती है, कार की फैक्ट्रीज वगैरह खरीदती है, बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री, ये सारी की सारी फैक्ट्री खरीदती है, तो वो हो गए हमारे आधारभूत उद्योग। ठीक है, चलो। नेक्स्ट जो है वो पूंजी के आधार पर, पूंजी निवेश, कितने पैसे लगाए हैं। अगर आपने 1 करोड़ तक का अमाउंट लगाया है अपनी फैक्ट्री के अंदर, या 1 करोड़ से कम का अमाउंट लगाया है, तो वो लघु उद्योग होगा। 1 करोड़ से या 1 करोड़ से ज़्यादा लगाया तो वो बड़ा उद्योग हो गया। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है ये, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है स्वामित्व के आधार पे। बड़ा सिंपल है, पहले तो दो बड़े सिंपल है। एक तो होता है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग या सार्वजनिक उद्योग भी कहते हैं उसे। वो फैक्ट्री जो कि सरकार की होती है, वो बेसिकली उद्योग जो कि बिल्कुल सरकार का होता है। ठीक है, यानी गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट का मतलब बेसिकली जैसे कि आपका भेल, ठीक है, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये, और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सरकार का है। तो इसे हम क्या कहेंगे? आपका सार्वजनिक उद्योग। कुछ होते हैं निधि उद्योग, जो एक बंदे के होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल के होते हैं, जैसे कि रिलायंस किसकी? अडानी की और अंबानी की। पोर्ट वगैरह किसके? अंबानी के, है ना। टाटा किसकी? रतन टाटा की। तो ये क्या है? ये हमारा निजी उद्योग है। ये टिस्को की फुल फॉर्म है ना, मैंने देखा एग्जाम में पूछी जाती है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है कि आपका संयुक्त उद्योग क्या होता है? वह उद्योग जिसको सरकार और निजी दोनों मिलकर चलाए, यानी निजी क्षेत्र और सरकार दोनों मिलकर चलाए, उसको कहते हैं हम संयुक्त उद्योग। जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड में कुछ शेयर इंडियन गवर्नमेंट के भी है, और कुछ शेयर जो है वो हमारे निजी लोगों के भी है। ओके। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट उद्योग है हमारा सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग क्या होता है? बड़ा सिंपल है। जिन उद्योगों का स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक और श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है, उसको हम सहकारी उद्योग कहते हैं। मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखो, मान लो मेरे गन्ने का खेत है, और मैंने चीनी की फैक्ट्री भी खोल ली। तो चीनी की फैक्ट्री के अंदर गन्ना कौन लेकर आ रहा है? मैं लेकर आ रहा हूँ ना अपने खेतों से, और मैं ही मालिक हूँ। तो बेसिकली इस तरह की फैक्ट्रीज को हम कहेंगे सहकारी उद्योग। ठीक है, यानी वो उद्योग जिसमें जो कच्चा माल होता है, वो फैक्ट्री का जो मालिक होता है वही अपने खेतों से लेकर आता है, या वही जो है वो कच्चे माल का उपभोक्ता उत्पादक होता है या श्रमिक होता है, उसी को हम सहकारी उद्योग कहते हैं। जैसे कि आपका यूपी के अंदर मैक्सिमम लोग जिनके गन्नों का खेत है, वही चीनी की फैक्ट्री खोल लेते हैं। ठीक है, चलो। इसका एग्जाम्पल वैसे महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र में भी चीनी उद्योग कह सकते हो आप। और केरला के अंदर नारियल उद्योग। ठीक है जी,
ओके, लास्ट है आपका कि भार के आधार पर अगर आपका जो मटेरियल है वो भारी है तो वो भारी उद्योग होगा, हल्का है तो हल्का उद्योग, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग बहुत भारी भारी होता है। हल्का उद्योग जैसे कि विद्युत जो छोटे छोटे वो आता है ना, फिलामेंट हो गया, छोटी चीज़ें जो बनती है जिन फैक्ट्रियों में, उसको हम हल्का उद्योग कहते हैं। ठीक है, चलो, और कोई उद्योग है नहीं, और कोई उद्योग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो है जी, पॉइंट जो है वो है कृषि उद्योग एक दूसरे के पूरक है। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे कृषि बढ़ती है वैसे वैसे उद्योग बढ़ता है, और जैसे जैसे उद्योग बढ़ता है वैसे वैसे कृषि बढ़ती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे पर आधारित है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि उद्योग में जो चीज़ें बनती है वो कृषि में उपयोग में आती है, जैसे उर्वरक, जैसे कि मशीनें वगैरह, जैसे कि टूल्स वगैरह, जैसे हल वगैरह, ट्रैक्टर, ये सारे कृषि को आधुनिकीकरण करने में हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं जो कृषि है वो उद्योगों पर डिपेंडेंट है, और उद्योग भी कहीं ना कहीं कृषि पर डिपेंडेंट है। जैसे कि बहुत सारे उद्योग होते हैं जहाँ पर जो कच्चा माल है वो खेतों से आता है, जैसे गन्ना उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया। गन्ना कच्चा माल है, कहाँ से आता है, खेतों से आता है, तो यानी वो दोनों एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट है औद्योगिक अवस्थिति, बड़ा सिंपल है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा कि एक बात बताओ कि एक उद्योग को लगाने से पहले जो बिजनेसमैन होता है, फैक्ट्री का मालिक होता है, वो क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखता है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से कारक जो है वो औद्योगिक अवस्थिति को अफेक्ट करते हैं। तो पहली चीज़ तो है जी कच्चे माल की उपस्थिति, कच्चा माल मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, जिस जगह पर कच्चा माल मिलता है वहीं पर फैक्ट्री लगाता है। दूसरा, सस्ते श्रमिक मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जिस जिस जगह सस्ते श्रमिक, जैसे चाइना में सस्ते श्रमिक है तो ज़्यादातर फैक्ट्री आपको चाइना में देखने के लिए मिलेगी, अलग अलग कंपनी की। तीसरा है स्किल्ड लेबर, कुशल लेबर, जो लेबर है काम करने वाले को, वो कुशल कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे। चौथा है जी बाजार से निकटता, कि जहाँ पर भी बेसिकली वहाँ पर जहाँ पर भी फैक्ट्री उसी जगह पर होनी चाहिए जिसके आसपास मार्केट भी हो, ताकि चीज़ें भी बेची जा सके। और पांचवा पॉइंट क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी पूरी आती हो और परिवहन वगैरह भी अच्छा हो। ठीक है, तो ये 5 से ज़्यादा ही पॉइंट बता दिए मैंने। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में बताइए, इसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसके ये बहुत बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब, ये वर्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि एग्जाम में मैंने 2-3 बार क्वेश्चन देखा। बहुआयामी, बहुआयामी यानी इलेक्ट्रॉनिक और जो प्रौद्योगिकी हमारा उद्योग है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, टेलीविजन, टीवी, है ना, एंड जो भी लैपटॉप वगैरह, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में आते हैं। और भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का जो आप कह सकते हो, क्या कहते हैं उसको, कैपिटल जो है, ठीक है, वो माना जाता है बेंगलुरु को। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। और इसके फायदे क्या है, हमारे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में 30% वुमेन काम कर रही है, और इसके लिए सरकार ने ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी बनाए हैं, और वो मैप में मैंने आपको बताया था। मैप की वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है। नेक्स्ट है कि इससे भारत का विकास भी हुआ है, भारत का तृतीय क्षेत्र बढ़ा है, और इसी के साथ भारत में बहुत सारी बीपीओ सर्विस भी आई है, बिजनेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है जी, चलो, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। आप चाहो तो मैं नीचे कर देता हूँ, एक बार रीड कर लेना आंसर को खुद ही से। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आंसर, ताकि आपको किसी टाइप की दिक्कत ना हो। वैसे तो रीड करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने समझा दिया वही लिख कर आना। ये इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है बेंगलुरु को। ठीक है, ये रहा। ठीक है, यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट है कि जी मोटरसाइकिल और उर्वरक और रासायनिक उद्योग के बारे में बताओ। पहले तो मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में सुन लो। मोटर गाड़ी उद्योग में एक चीज़ आपको याद रखनी है, मोटर गाड़ी उद्योग सबसे पहले तो एक भारी उद्योग है, इसमें जो कच्चा माल होता है वो भारी होता है ना। दूसरी बात है, मोटर गाड़ी उद्योग जो है ना वो बेसिकली 1991 के बाद बहुत बड़ा था, क्योंकि 1991 के बाद हमारी भारत सरकार ने एक जो है वो नीति लेकर आई थी, नई आर्थिक नीति, जिसमें बहुत सारी बाहर की तो विदेशी कंपनियां हैं कार की, उनको भी इंडिया में आकर व्यापार करने की अनुमति दी थी, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे कार के मॉडल आ गए थे। ठीक है जी, चलो, इससे नई नई टेक्नोलॉजी भी इंडिया के अंदर आई थी, है ना। लोगों को भी अलग अलग कभी फायदे भी पूछ ले जाते हैं कि लोगों को भी अलग अलग वैरायटी की कार्स वगैरह मिली थी। ओके, और हमारी बहुत सारी कंपनियों को विदेशी निवेश भी मिला था। उर्वरक उद्योग आपको एग्जाम में याद रखना है कि जब हरित क्रांति आई थी तो सबसे ज़्यादा फायदा उर्वरक उद्योग का ही हुआ। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर जो खेतों में यूज होता है। तो आपको पता है कि जब हरित क्रांति आई थी तो सबको फर्टिलाइजर वगैरह चाहिए था, खेतों का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, उत्पादन इंक्रीज करने के लिए। तो उस टाइम जो हमारा उर्वरक उद्योग है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। और मैं आपको बता दूं कुछ 5 ऐसे हमारे क्या कहते हैं उसको, जगह है जहाँ पर जो उर्वरक उद्योग, उर्वरक है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा। ये वैसे मोटर गाड़ी उद्योग है, पकड़ना चाहो तो रीड कर सकते हो। ठीक है, मोटर गाड़ी उद्योग में वही ट्रैक्टर, बस, सारी की सारी चीज़ें आ जाती है। और बाकी ये रहा उर्वरक उद्योग। ठीक है, भारत में एक अच्छी बात ये है कि भारत में ना पहली बात तो जो उर्वरक बनाने के लिए हमें पोटाश भी चाहिए होता है, और वो भारत में नहीं है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा बड़ा था। और भारत में जो 50% जो उर्वरक है ना वो गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला में उगाया जाता है, मतलब बनाया जाता है, फैक्ट्री है। ठीक है, चलो। और केमिकल इंडस्ट्री,
केमिकल इंडस्ट्री की बात याद रखना, केमिकल या रासायनिक उद्योग है ना, उसकी एक खासियत यह है कि रासायनिक उद्योग खुद का ही एक सबसे बड़ा क्या है, अ, उपभोक्ता है। मतलब एक जो रसायन, ये देखो सबसे बड़ा उपभोक्ता, यानी एक रसायन जो होता है ना, एक केमिकल इंडस्ट्री दूसरी केमिकल इंडस्ट्री को अपना जो है प्रोडक्ट बेचती है। ठीक है जी, समझ आ गया। तो इस पॉइंट में ये याद रखना, ये एमसीक्यू में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रसायन उद्योग में ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि रसायन उद्योग जो है केमिकल वगैरह से रिलेटेड है, ये फैला हुआ है अलग अलग भारत के हर एक क्षेत्र में। जैसे हमने देखा जो उर्वरक होते हैं वो कुछ ही कुछ स्टेट में, 5 स्टेट देखे थे, उन्हीं में उगाए जाते हैं, गुजरात है इसमें। बट जो है जो रसायन उद्योग है वो एकदम भारत में फैला हुआ है। 2 तरह के रसायन होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, चलो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है जी उद्योग के पर्यावरण और निम्नीकरण में रोकथाम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ वो भी बताता हूँ। आपको पता है सीबीएसई के सिलेबस में मैक्सिमम चीज़ें तो इस चैप्टर के अंदर से कट गई, जैसे जूट इंडस्ट्री कट गया, कॉटन इंडस्ट्री कट गया, शुगर इंडस्ट्री कट गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कट गया, उसके बाद जो हमारा वो सीमेंट इंडस्ट्री, वो मेन मेन चीज़ें तो कट गई। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना कि हम उद्योग में जो होने वाला जो पर्यावरण का नुकसान है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। पहले तो पर्यावरण का नुकसान होता क्यों है वो बता रखा है। तो नुकसान क्या होता है, किस किस टाइप का पर्यावरण को नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो कौन सा होता है जी, वायु प्रदूषण। जो बहुत सारी फैक्ट्री क्या होती है, वो बहुत सारा धुआं निकालती है। वो क्या करती है, कोयले वगैरह का यूज़ करती है, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, जिससे वो मनुष्य के लिए और पशु के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक है। जल प्रदूषण, बहुत सारी फैक्ट्री अपना कूड़ा पानी के अंदर डाल देती है, नदियों के अंदर डाल देती है, जिससे जल प्रदूषण होता है। तापीय प्रदूषण, जब बहुत सारी फैक्ट्री है ना अपना जो कूड़ा है, गरम गरम पानी, कूड़े वाला पानी गरम गरम जब नदियों में डाल देती है तो बहुत सारे जानवर मरते हैं, तो वो तापीय प्रदूषण है। ओके। और उसके बाद जो है वो हमारा ध्वनि प्रदूषण है, शोर भी बहुत होता है ना फैक्ट्री की वजह से। तो ये सारे ध्वनि प्रदूषण है। अब क्वेश्चन ये है कि इनको रोकने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग उपाय बता रखे हैं। ओके, क्या क्या कर सकते हो आप। सबसे पहले तो आप चिमनियों के ऊपर वो फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, ताकि कम हो। जो फैक्ट्री है उनको बोल सकते हो कि आप कोयले की जगह ऑयल वगैरह का यूज़ करो, कम धुआं निकले। ठीक है, जो भी फैक्ट्रियाँ हैं जो नदियों के पास है, उनको अपने पानी जो घेर रहे हैं नदियों में, उसको निकाल लेना चाहिए। उसमें से बड़े बड़े जो पार्टिकल्स है, जो कूड़े वाले पार्टिकल्स है, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ में जो फैक्ट्रीज होती है उनको क्या करना चाहिए, अगर वो अपना पानी घेर रही है नदियों में, तो नदियों के पानी जो घेरने वाले हैं उसको थोड़ा ठंडा कर ले। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो फैक्ट्रीज को करनी चाहिए। ठीक है, और सरकार को कड़े से कड़े कानून भी बनाने चाहिए, ताकि जो फैक्ट्री है वो ज़्यादा कूड़ा ना कर सके नदियों के अंदर। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है रोकथाम। क्लियर हो गया ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो। नेक्स्ट है संचार, परिवहन और व्यापार एक दूसरे के पूरक है। ये आपका आ गया नेक्स्ट वाला चैप्टर। देखो संचार, संचार का मतलब होता है कि जैसे ये इंटरनेट वगैरह संचार, ये सारा संचार में आता है। देखो संचार, परिवहन और व्यापार एक दूसरे के पूरक है। संचार बढ़ेगा जब हमारा एक देश के साथ कनेक्शन बढ़ता है, तो एक देश से आना जाना भी बढ़ता है। एक देश में जब आना जाना बढ़ता है तो व्यापार भी बढ़ता है। मैं समझाता हूँ। आज है ना, संचार की वजह से अमेरिका में जो भी हो रहा है वो हमें पता चलता है। जो भी हो रहा है पता चलता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो परिवहन भी करते हैं। अमेरिका में जा रहे हैं बहुत सारे लोग, आपको पता है कि वहाँ पर थोड़ा स्थिति अच्छी है तो लोग वहाँ पर जाते हैं, मतलब पैसे के मामले में। ओके, कि वहाँ इनकम अच्छी मिलती है। अब जब ऐसा हो रहा है तो बहुत सारे लोग, व्यापार भी हो रहा है। व्यापार के देखो, इसका एग्जाम्पल देता हूँ। पाकिस्तान, पाकिस्तान से हमारा संचार नहीं है, संचार नहीं है तो परिवहन भी नहीं है, परिवहन नहीं है तो व्यापार भी नहीं हो रहा है ना, सारी ट्रेनें बंद है ना, और इसकी वजह से व्यापार भी नहीं हो रहा। अब वो अलग बात है, उन वो है बम बम फोड़ने वाले लोग हैं वो है ना, तो इसी वजह से हमने वो बैन कर रखा उनको, है ना। और वो भी बड़े चालाक हैं। वो इतने वो बिल्कुल ही क्या कहते हैं उसको, दोगले लोग। उन्होंने चीज़ें तो बंद कर दी बट मेडिसिन मंगवा रहे हैं। ऑल दो मेडिसिन तो चलो अच्छी बात है, लोगों की हेल्प होनी चाहिए, बट यार आप अपने सिद्धांत पे नहीं टिके तो किस पे टिके फिर, और उसकी भी पेमेंट नहीं कर रहे। बताओ यार। चलो, खुले पैसे हो तो पाकिस्तान को सपोर्ट ज़रूर करो। ठीक है, उनको उतने की ज़रूरत है। आपको मिल भी जाएंगे बहुत सारे वो रिएक्शन चैनल पाकिस्तान वाले, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं। सड़क परिवहन के फ़ायदे बताओ, रेलवे परिवहन के फ़ायदे और पाइपलाइन के फ़ायदे। सड़क परिवहन के क्या फ़ायदे हैं। छोटी दूरी तय करने के लिए सड़क परिवहन सबसे बढ़िया है, सबसे सस्ता है। ऊबड़ खाबड़ एरिया के अंदर भी आप सड़क बना सकते हो। और दूसरी बात है कि आप ब्रिज के ऊपर, मतलब सड़क के 3 फायदे तो हो ही गए, इससे ज़्यादा क्या फ़ायदा। दूसरा, ये डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको अगर रेलवे स्टेशन जाना है, रेल पकड़नी है, तो आपको रोड से जाना पड़ेगा। तो ये रेल के सड़क के फ़ायदे। रेल के फ़ायदे सुन लो। बड़ी दूरी तय करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम खर्च में जो रेल है वो सबसे बढ़िया है। दूसरा फ़ायदा रेल का क्या है
कि रेल जो है वो साइट सीइंग के लिए भी यूज़ होता है, बहुत सारे लोग तीर्थ स्थान वगैरह के लिए, ज़्यादा माल ढोने के लिए भारत के अंदर भी रेलवे वगैरह का यूज़ किया जाता है, ठीक है, और सस्ता ऑप्शन है, ओके, और भारत में हर जगह रेलवे आपको मिल जाती है, ओके। एंड रेलवे जो है वो भारत को जोड़ के रखती है। अब कहा जाता है भारत जो है वो अगर रेल बंद हो जाए तो भाई कहीं ना कहीं भारत को बहुत प्रॉब्लम हो गई, ठीक है जी। चलो, रेल का वितरण, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेल का वितरण सुन लो। रेल के वितरण का मतलब है भारत के किसी किसी एरिया में आपको ज़्यादा रेल देखने के लिए मिलती है, किसी किसी एरिया में कम रेल देखने के लिए मिलती है। ऐसा क्यों है? इंडिया के आपको जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र है उसमें आपको ज़्यादा रेल देखने के लिए मिलेगी, क्यों? क्योंकि वो सपाट भूमि है ना, वहाँ पर एनवायरनमेंट अच्छा है, विकास हो रहा है, वहाँ पर आर्थिक विकास के मामले में थोड़ा सा अच्छा है, आर्थिक गतिविधि ज़्यादा होती है, इसलिए आपको उत्तर भारत के एरिया के अंदर ज़्यादा रेल देखने के लिए मिलेगी। हमारा जो पेनिनसुला वाला एरिया है, ये वाला प्रायद्वीप है, इसमें कम रेल देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आप पठार है, पठार पे बनाना जो होती है, क्या क्या बनाना, रेल की पटरियाँ बनाना मुश्किल होता है, और नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरिया में भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो भी पहाड़ वाला एरिया है, तो इन वाले इलाके में भी हमको बहुत कम रेल का वितरण देखने के लिए मिलता है ना, और बॉर्डर वाले पास वाला इलाका भी, ओके। चलो जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। जनसंचार क्या होता है? जनसंचार होता है जब एक ही सोर्स से बहुत सारे लोगों तक कोई इन्फॉर्मेशन जा रही हो, वो जनसंचार है। जैसे कि बुक्स, जैसे कि इंटरनेट, जैसे कि यूट्यूब, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये जनसंचार है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बेसिकली क्या होता है, जब आप दो देशों के, जब दो अलग अलग देश या पूरी दुनिया के बहुत सारे देश आपस में व्यापार करते हैं तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। राष्ट्र की सीमा से परे जब व्यापार होता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब व्यापार भी दो टाइप का होता है, एक तो अनुकूल व्यापार होता है और एक प्रतिकूल होता है। अनुकूल यानी जब व्यापार से आपका फायदा हो रहा हो, आप है ना चाइना से को कुछ बेच रहे हो तो आपको पैसे मिलेंगे, चाइना की करेंसी मिलेगी, उसमें फायदा होता है आपका। अब आप अगर चाइना से कुछ खरीदते हो तो आपको अपनी करेंसी देनी पड़ती है, नुकसान होता है। तो जब आपका आयात, आयात यानी जो आप मंगवा रहे हो वो कम हो और आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो, यानी निर्यात ज्यादा हो, यानी दूसरी कंट्री में आप ज्यादा चीजें भेज रहे हो, तो ये आपका फायदा है, ये आपका अनुकूल स्थिति है। प्रतिकूल यानी जब आप मंगा ज्यादा रहे हो, आयात ज्यादा कर रहे हो और भेज कम रहे हो, है ना, और एक्सपोर्ट कम कर रहे हो। एक्सपोर्ट का मतलब समझते हो ना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जी निर्यात, ठीक है जी। चलो, अब आ जाते हैं पर्यटन के फायदे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है। पर्यटन के बारे में बात करें तो पर्यटन क्या है? पर्यटन यानी बेसिकली भारत के अंदर, आपको पता है ना टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है भारत के अंदर, मैं दिखा भी देता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पर्यटन वाला, ठीक है, इसलिए दिखाना इंपॉर्टेंट है, ये राजी, ठीक है। पर्यटन जो है वो आपको पता है कि बहुत बड़ा उद्योग है भारत के अंदर, 1.5 लाख से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो जो आपका पर्यटन उद्योग में है, यस और नो। जैसे शिमला वगैरह में जाओगे, जम्मू कश्मीर में जाओगे तो बहुत सारे लोगों की लाइफ ही टूरिज्म पे चलती है ना, लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, तभी उनकी चीजें खरीदते हैं। और विदेशी पर्यटक भारत में, भारत के विरासत, पर्यटन, है ना, परिपर्यटन, इको टूरिज्म, रोमांच के लिए, संस्कृति देखने के लिए, बहुत सारे चिकित्सा पर्यटन यानी मेडिकल के लिए भी आते हैं। आपको पता है पाकिस्तान को हम वीज़ा देते हैं कुछ लोगों को, ताकि वो आकर भारत में अपना इलाज करवा सके, बट फिर भी वो नहीं समझते, गलत करते हैं हमारे साथ। व्यापारिक पर्यटन, व्यापार के लिए भी आते हैं, नेपाल से बहुत सारे लोग आते हैं व्यापार के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें, अब इससे फ़ायदा क्या होता है? पहले तो ये राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। अलग अलग भारत के जब अलग अलग लोग अलग अलग एरिया में जाते हैं तो एक एकता का महसूस कि हम भारतीय हैं, है ना। साथ में स्थानीय कला और संस्कृति को भी एक तरह से बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार वगैरह प्रदान होता है, यस और नो, जॉब वगैरह मिलती है। नेक्स्ट है पर्यटन आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है। आधुनिकीकरण जैसे पर्यावरण हो रहा है, जिस एरिया में ज्यादा लोग आ रहे हैं तो फिर सरकार भी ध्यान रखेगी, यार इस इलाके का कुछ करना पड़ेगा, इसको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। नेक्स्ट है कि जी पर्यटन से विदेशी मुद्रा भी आती है। अब अमेरिका से कोई बंदा आ रहा है ना, तो खर्च करेगा यहाँ पर, तो विदेशी मुद्रा भी आ रही है, ओके। चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, खनिज का संरक्षण। अब खनिज के संरक्षण के लिए ये हमारा खनिज का चैप्टर निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम खनिजों के संरक्षण की बात करते हैं, ओके। एंड मैं आपको बता दूं, मैं हर एक चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको वेबसाइट पे दे चुका हूँ, वेबसाइट पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, और नहीं मिले तो आप टेलीग्राम चैनल जो है ना वो हमारा ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम पता है ना, मेन पॉइंट स्टडी हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। देखो चैप्टर की पीडीएफ वगैरह दे रखी है यहाँ पर, पीडीएफ ही पीडीएफ दे रही है, पीडीएफ आ गई ऊपर, पीडीएफ ही पीडीएफ, पीडीएफ ही पीडीएफ, समझ रहे हो ना। बहुत सारे चैप्टर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया, इनको देखना मत भूलना। और याद रखना जो हमारा भरत कुमार खोरवाल वाला चैनल है ना, ठीक है, अगर आप ये वीडियो बिल्कुल सुबह देख रहे हो 15 तारीख को तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, बट हमारा एक दूसरा भी चैनल है, मैं रात को, अगर आप एक दिन पहले देख रहे हो तो मैं रात को लाइव आऊँगा 9 बजे भरत कुमार खोरवाल वाले चैनल पे, तो इस चैनल पे आप आ जाना, ठीक है जी। चलो जी, टाइम वेस्ट नहीं करते, अब दोबारा से हमारे इसी पे आ जाते हैं, खनिजों का संरक्षण के बारे में बताइए। तो खनिज को आप कैसे कैसे संरक्षण कर सकते हो?
तो पहला तो संरक्षण यानी खनिजों को कैसे बचाते, कोयला पेट्रोल ये खनिज ही तो है। खनन की प्रक्रिया में अव्यय को कम करके, ठीक है, स्क्रैप धातुओं का प्रयोग करके धातुओं का पुनर्चक्रण, मतलब यानी जो भी अपने धातु वगैरह है खनिज है उनको बार बार उपयोग करके, विकल्पिक विकल्पिक अक्षय विकल्प ढूंढकर, इसका मतलब कोई दूसरा विकल्प, जैसे कोल है, कोल की जगह आप ऑयल यूज कर सकते हो, पेट्रोल है, पेट्रोल की जगह आप इलेक्ट्रॉनिक कार यूज कर सकते हो, ठीक है, ताकि पेट्रोल खत्म ना हो। दूसरा है कि आप क्या कर सकते हो, खनिज संसाधनों को नियोजित और टिकाऊ तरीके से उपयोग करके, ढंग से उपयोग करके हम खनिजों को बचा सकते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। और कम लागत पर निम्न श्रेणी के अयस्कों का उपयोग की अनुमति देने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग, मतलब बेसिकली जो सस्ते हमारे खनिज है ना, उनको यूज करके हम कैसे ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई ना कोई प्रौद्योगिकी में चेंज करना चाहिए। यानी संरक्षण बेसिकली खनिज को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, खनन की प्रक्रिया बेसिकली उसको थोड़ा सा बढ़िया बना के, ताकि जो खनिज निकल रहे हैं वो वेस्ट ना हो, ठीक है, स्क्रैप धातु का प्रयोग करके, वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करके, जिससे हमारे संसाधन जो है वो बचे रहे, नए नए संसाधनों को, जैसे आपके पास पेट्रोल वगैरह है, पेट्रोल की जगह आप बेसिकली सोलार एनर्जी का यूज कर सकते हो। ये सारे के सारे संरक्षण के तरीके हैं, ठीक है जी। ये आप इसे रीड कर लेना एक बार। और इसमें हम गैर नवीकरणीय की बात कर रहे हैं, गैर नवीकरणीय यानी जो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं, वही परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत आप जिनको बहुत पहले से यूज करते आ रहे हो, जैसे कि लकड़ी, जैसे कि कोयला, जैसे कि पेट्रोलियम, ये परंपरागत है। और गैर परंपरागत यानी जिनका आप अभी यूज कर रहे हो, जैसे जैसे क्या हो गए, सोलार एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी, ऊर्जा जो होता है ना, सोलार एनर्जी को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा, है ना। और विंड एनर्जी, वायु ऊर्जा, ये सारे के सारे, ज्वारीय है ना, परमाणु ऊर्जा, ये क्या है, ये आपका गैर परंपरागत है, ठीक है। इसका और ये पहले यूज होता था, ये अब यूज होता है, ये बेसिकली एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, ये एनवायरनमेंट को नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचाता, है ना। परंपरागत में और बताओ, इसका बार बार उपयोग नहीं कर सकते, बार बार उपयोग कर सकते हो, ये अनलिमिटेड है। यस और नो, सौर ऊर्जा खत्म होगी नहीं होगी, बल्कि गर्मी बढ़ी रही है ठीक है, ओके जी। चलो जी, आ जाते हैं जी बच्चों नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। बच्चे तो क्या ही, बच्चे तो अब बड़े हो, अब 10th में क्या यार, 2 साल बाद तो अब स्कूल भी छोड़ दोगे, तो बच्चे तो नहीं हो आप, है ना। चलो नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं, ऊर्जा संसाधन का संरक्षण, ठीक है। ऊर्जा संसाधन का संरक्षण यानी एक तो ये हो गए खनिजों का संरक्षण, और एक है ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। ऊर्जा संसाधन यानी बेसिकली हमारे जो हमें ऊर्जा देते हैं, ठीक है, मैं समझाता हूँ। लोहा भी एक तरह का खनिज है, बट क्या हमें ऊर्जा देता है, नहीं। कोल है एक तरह का खनिज जो हमें ऊर्जा देता है, तो उसी के बारे में देखने वाले हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल नीचे की तरफ लिखा हुआ है, सबसे एंड में, ये रे। क्या कर सकते हो संरक्षण करने के लिए, अपना पहली बात तो है मतलब एनर्जी को सेव करने के लिए क्या कर सकते हो, कोल पेट्रोलियम को बचाने के लिए क्या कर सकते हो, आप सार्वजनिक परिवहन का यूज करो, मेट्रो का यूज करो। इसमें नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट लिखने हैं, बिजली अगर यूज नहीं करनी बंद कर दो, है ना। और ऐसे उपकरणों का यूज करो जो बिजली कम खाती हो, ठीक है। और गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग, पारंपरिक स्रोतों के बजाय गैर पारंपरिक नए नए पारंपरिक स्रोत के ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए और उसका उत्पादन करना चाहिए। नॉर्मल पॉइंट है तो, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट वाले प्रश्न पे आते हैं, सौर ऊर्जा क्या है। मैंने देखो जितने भी सैंपल पेपर देखे ना, उसमें सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा के बारे में पूछा है। सौर ऊर्जा वो होती है जो कि आप किससे लेते हो, अपने सोलार से, सोलार एनर्जी बेसिकली जो सूरज से लेते हो आप, ठीक है जी। और बेसिकली इससे, ये उष्णकटिबंधीय देश है भारत, आपको पता है गर्मी बहुत होती है, तो इससे हमें फायदा भी हो सकता है। इसके फायदे भी है कुछ, सौर ऊर्जा के नुकसान भी है। फायदा क्या है कि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है जी। दूसरा फायदा ये है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, तो उसमें बेसिकली हमें एक एज है, ठीक है। गर्मी ज़्यादा होती है तो सोलार एनर्जी हम ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। नुकसान क्या है, नुकसान सबसे बड़ा ये है कि जी इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसका बारिश में और सर्दियों में यूज़ नहीं कर सकते, गर्मी थोड़ी धूप कम होती है सर्दियों में। ये सारे के सारे पॉइंट है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आ जाते हैं जी कृषि वाले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 4 पे। अब इसमें ना आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप कृषि वाला चैप्टर खोलोगे ना, आपके सामने बॉक्स आएगा, ठीक है। ये आपको ये बता रखा है, ये इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का बनेगा बच्चे, इसलिए मैं कह रहा हूँ रीड करना। बेसिकली इसमें ये बता रखा है कि जो झूमिंग है ना, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कर्तन दहन प्रणाली, उसको अलग अलग एरिया में अलग अलग किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि वेनेजुएला में उसे कोनुको बोला जाता है, ब्राजील में रोका बोला जाता है, मध्य अफ्रीका में मसोले बोला जाता है, इंडोनेशिया में से लगांद लदांग बोला जाता है, वियतनाम में से रे बोला जाता है। वियतनाम का तो एमसीयू मैंने देखा भी था, ओके। और भी भारत के अलग अलग इलाके में, जैसे कि आपका एक दहिया था, दहिया भी था, एक दीपा भी था, दीपा दिखाता हूँ। दीपा, दीपा, दीपा कहाँ है दीपा, मतलब ढूंढ लेना, यहीं कहीं है, ठीक है। जहां तक मेरे को पता है,
यार बताओ यार, मिल ही नहीं रही। ठीक है, ढूंढ लेना यहाँ पर मिल जाएगी, बट एक बार रीड जरूर कर लेना इसे बच्चे, 1 मार्क्स में पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे दहिया कहा जाता है, पेबर कहा जाता है ये अपना मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, और दीपा भी कहा जाता है यार, दीपा मैंने मिस तो नहीं कर दिया। दीपा कहा जाता है, ये तो कंफर्म है, किसी ना किसी जगह को कहा जाता है, झारखंड में कहा जाता है शायद, बट देख लेना आप। ठीक है, चलो ठीक है, बट ये अच्छे से करना बच्चे प्लीज़। ठीक है, चलो चलो, मैं रिवीजन कर लोगे ना, रीड कर लोगे ना, अब एक बार रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करके 2 मिनट लगेंगे, बट रीड कर लो, इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आ जाता है। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया आपको। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे। कृषि वही हो गया, नाम अलग अलग एरिया में। दूसरा है चावल और चाय, ये दोनों को उगाने के लिए क्या प्रतिकूल आपको एनवायरनमेंट चाहिए, ये बताना है। चावल उगाने के लिए क्या चाहिए आपको, और चाय उगाने के लिए क्या चाहिए, ये क्वेश्चन दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिवीजन में ये वाले दोनों क्वेश्चन डालने हैं। अब आ जाते हैं जी कृषि पे। ये रहे जी हमारे नोट्स। चावल उगाने के लिए क्या चाहिए, तो पहले तो मैं जूम कर लेता हूँ, ज़्यादा ही हो गया यार ये तो। चलो, सबसे पहले तो चावल बारिश के समय में उगती है, खरीफ फसल है, 25 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश चाहिए, यही तीन जो है उसकी स्थिति है। और भारत के अलग अलग हिस्सों में चावल उगाया जाता है, पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे चावल इंडिया में उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा चीन में उगाया जाता है, और इंडिया के अंदर भी सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है। और भारत के कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर बारिश कम आती है फिर भी चावल उगाया जाता है, कैसे? सिंचाई की व्यवस्था से। ठीक है जी, अच्छी सिंचाई की प्रौद्योगिकी से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था चाय का, यस सर नो, चाय का भी था ना, कहाँ गया जी ये कृषि। चाय का भी देख लेते हैं, क्योंकि चाय का भी बार बार आता है। ओके, मैं एक और उसके बाद एक और क्वेश्चन बताऊंगा इसके अंदर से, जो 1 1 मार्क्स का पूछा जाता है। चाय की बात करते हैं, वो एक रोपण कृषि है, बहुत बड़े इलाके में उगाई जाती है ना, असम में। अंग्रेज लेकर आए थे भारत के अंदर, और भारत और उसके लिए क्या क्या चाहिए, अब देखो, चाय का पौधा उष्ण और उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले दबाव वाले क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। देखो देख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? उष्ण और उष्णकटिबंधीय एरियो में, और जलवायु कैसे? ह्यूमस वाली जलवायु चाहिए होती है इसको, और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी होनी चाहिए। जीवाश्म यानी उसमें अर्थ अर्थवर्म वगैरह होते हैं ना, जो मिट्टी को अच्छा बना देते हैं। और वो ब्लू ग्रीन एल्गी, साइंस में पढ़ा होगा आपने, है ना? अच्छा, नेक्स्ट है जल निकास प्रणाली, मतलब जल निकास वगैरह के लिए पानी जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। ओके, और चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष पर जो है समान रूप से वर्षा वगैरह भी होनी चाहिए, छोटी छोटी वो होनी चाहिए, आप कह सकते हो बछारे वगैरह भी होनी चाहिए, कोमल पत्तियां होती है उसकी, है ना? बाकी एक श्रम साधन है, लोग भी बहुत ज़्यादा चाहिए उगाने के लिए। ओके, चलो जी, ये सारी के सारा वो लिखा हुआ है, और असम में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। चाय का हो गया। नेक्स्ट आते हैं कि कृषि में हुए संस्थागत और प्रौद्योगिकी सुधार बताइए, फिर फूड, पहले फूड सिक्योरिटी सुन लो, फिर मैं बताऊंगा। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं खाद्य सुरक्षा। भारत के अंदर खाद्य सुरक्षा है, भारत में आपको पता है खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है जब खाना यानी खाद्य सबके लिए अवेलेबल हो, है ना? अवेलेबल को हिंदी में देख लेना आप, अवेलेबल को बोलते हैं उपयुक्त, तो सबके लिए अवेलेबल देख लेना आप, हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ, कोई अवेलेबल भी लिख दोगे ना, अवेलेबल वैसे तो नहीं चलेगा, अवेलेबल को देख लेना। क्या कहते हैं, अवेलेबल भी हो, एक्सेसिबल यानी आपकी पहुंच में भी हो, अफोर्डेबल यानी मतलब आप खरीदने लायक सक्षम भी हो खरीदने के लिए। तो जहां पर बेसिकली जिस देश के अंदर लोग खाना खरीदने के लिए मतलब खाना उनके लिए अवेलेबल भी हो। ठीक है, अवेलेबल यार देख लूँ क्या, बताओ यार, अवेलेबल भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा क्या, दिमाग में आ नहीं रहा अभी। आ रहा जी, अवेलेबल, उपलब्ध हो, माफ़ी चाहूँगा, महँगी हिंदी है मेरी। ठीक है, तो खाना सबके लिए उपलब्ध हो, सबकी पहुँच में हो, और सबके पास सब सक्षम हो खाना खरीदने के लिए, तो उस देश को हम फूड सिक्योर यानी खाद्य सुरक्षा वाला देश कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कृषि में हुए संस्थागत प्रौद्योगिकी सुधार। भारत की आज़ादी के बाद हमने बहुत सारे बदलाव किया है कृषि में, कृषि को अच्छा करने के लिए, तो वो कौन कौन से बदलाव थे वो बताने हैं आपको, बिल्कुल एंड में है ये टॉपिक, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो भारत ने आज़ादी के बाद जमींदारी प्रथा को हटाया था। ठीक है, दूसरी बात है 1960 और 1970 के दशक में भारत हरित क्रांति और श्वेत क्रांति लेकर आया था, ये करा था ताकि कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सके। 1980 और 90 में भारत और भी स्कीम जैसे कि भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किए थे, और भी अलग अलग, जैसे कि सूखे और बाढ़ से जो फसलें खराब हो जाती है उसके लिए बीमा वगैरह की सुरक्षा वगैरह, है ना? और बैंक में किसानों को सस्ते दर पे लोन मिल जाए, इसकी करी थी। और फिर किसान क्रेडिट कार्ड योजना, और
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, ये सारी की सारी योजना लेकर आए थे। और फिर हमने टीवी पे आकाशवाणी भी चलाई थी, दूरदर्शन पे। देखा आपने दूरदर्शन? तो मैंने अपने टाइम में देखा, आपने तो दूरदर्शन क्या टीवी भी नहीं देखा होगा, बहुत कम बच्चे टीवी देखते होंगे सारे दिन, यूट्यूब वगैरह, है ना? तो आकाशवाणी या इंटरनेट वगैरह भी जो था, मतलब इंटरनेट कह रहा हूँ मैं, टेलीविज़न वगैरह पे, ताकि खाद वगैरह बनाना सिखाते थे, एनवायरनमेंट क्या रहेगा, बारिश आएगी नहीं आएगी ये बताते थे। और लास्ट में है कि न्यूनतम सहायता मूल्य, जिसको हम कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, भी किसानों को दिया जाता था। और याद रखना है, भूदान ग्रामदान विनोबा भावे ने चलाया था इसको, रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, 1 मार्क्स पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो ये कुछ बदलाव थे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट वाला प्रश्न जो है वो ये है कि जल दुर्लभता के कारण बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आपको क्वेश्चन ये नहीं आता, आपको क्वेश्चन घुमा के आता है। या आपसे क्वेश्चन ये बोला जाता है कि पूरी दुनिया में बहुत सारा जल है, 75% जल है हमारे पास, फिर भी लोग ये क्यों बोलते हैं कि जल की दुर्लभता है? जल की दुर्लभता इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो पीने का 75% पानी है, ये बात ठीक है, बट पीने लायक पानी सिर्फ 3% है, उसमें से भी 1.5% जो है वो हमारे ग्लेशियर्स में जमा हुआ है। और उन 1.5% का भी यूज़ बहुत बुरी तरीके से लोग कर रहे हैं। फैक्ट्री के अंदर भी पानी का उपयोग से ज़्यादा उसका दुरुपयोग हो रहा है, पानी को वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है? नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स के बारे में एक लाइन बोली थी, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लाइन बोली थी उन्होंने डैम्स के बारे में। कहाँ गया? डैम्स के नोट्स भी तो थे, वाटर रिसोर्सेज के। कहाँ गए? जस्ट अ सेकेंड। नहीं जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नोट्स डाउनलोड करूँगा तो टाइम लग जाएगा, ठीक है? बट जल संसाधन के बारे में भी आपको, कि एनवायरनमेंट को नुकसान, वैसे तो यार थे, मैंने करे थे, देखता हूँ यहीं कहीं होंगे। संसाधन हो गया, खनिज हो गया, कृषि हो गया, लाइफलाइन विनिर्माण उद्योग, ठीक है जी। और ये तो वन्य जीवन हो गया, कृषि। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, देख लेते हैं हम फिर इसे ही। एंड आगे आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू ने ना डैम्स के बारे में एक बात बोली थी कि हमारे विकास के लिए, भारत के विकास के लिए डैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसने क्यों बोला था? बेसिकली उन्होंने मंदिर से कोई लाइन बोली थी कि जो हमारे डैम्स है, जिसको बहुउद्देश्य नदी परियोजना बोलते हैं, वो जो है वो हमारे देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा उन्होंने क्यों बोला था, उसके बारे में बताना है। तो देखो, जितने ज़्यादा डैम होंगे उनका उतना ही विकास होगा। अब डैम के फ़ायदे भी सुन लो। डैम जो है सबसे पहले तो फ़ायदे ये करता है कि बिजली जनरेट करता है, ठीक है? डैम से क्या होता है कि उस एरिया का विकास भी होता है। डैम से क्या होता है कि लोगों को रोजगार वगैरह, डैम्स बनता है तो रोजगार वगैरह भी मिलेगा बहुत सारे लोगों को एक साथ में। तो ये कुछ फायदे हैं डैम्स के। और डैम से क्या होता है बेसिकली, बाढ़ वगैरह से भी रोकने में हमारी मदद करता है डैम। यस सर नो? अब नुकसान सुन लो। डैम्स के नुकसान भी है, यानी वह उद्देश्य नदी परियोजना के सबसे बड़ा नुकसान है कि लोगों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है ना? जो एक्वेटिक लाइफ है ना, नदियों में रहने वाले जानवर, उनको बहुत अफेक्ट पड़ता है, ठीक है? दूसरी बात है, किसानों की ज़मीन वगैरह छिन जाती है, ओके? और जो कृषि का एरिया था, जहाँ पर कृषि हो सकती थी, उत्पादन हो सकता था, वो पानी के नीचे दब जाता है। तो ये कुछ नुकसान भी है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने आंदोलन भी चलाया। जैसे कि आपको पता है, एक नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चला था, है ना? आमिर खान और वो मेधा पाटकर जी, वो सारे के सारे थे। छत जल संग्रहण, इसमें से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। जो हमारा तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु में बारिश के पानी को बचाया जाता है, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट सबको है ना, छत पे रेन वाटर, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। और एक क्वेश्चन आपको अलग से भी आ सकता है 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स के, कि पानी को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है जी। चलो, अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पे। भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, वे ये रहा क्वेश्चन। नीचे की तरफ आते हैं। ये नहीं, ये तो वर्गीकरण है, सेकंड पार्ट में होगा। बाकी बाय द वे इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे चुका हूँ, ठीक है। चलो, ये रहा नीचे की तरफ, ठीक है। तो चलो, मॉस्किटो वगैरह है। चलो, आ जाते हैं अब इस पे। 1960 और 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव की रक्षा के लिए नए कानून वगैरह की मांग की गई थी, और ये 1972 का लागू किया गया था। इसके उद्देश्य क्या था? सबसे पहले जानवरों वगैरह को, प्रजाति वगैरह की सबसे पहले सूची तैयार करना, शिकार पे पाबंदी लगाना, व्यापार पे रोक लगाना जानवरों की, और वन्य जीवन की आवाज़ को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, कि वहाँ पर लोग जो है रहने ना लग जाए जंगलों में। और कई केंद्रीय और राज्य सरकार ने उद्यान और वन्य जीव जो होते हैं ना, सेंचुरी वगैरह,
पशु विहार वो भी स्थापित किया है, और कुछ खास जानवरों के लिए सुरक्षा वगैरह के लिए प्रोजेक्ट भी चलाया है, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, और प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, सेव राइनो, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट वगैरह भी चलाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि वन्य जगत के ह्रास के कारण, जो वन्य जगत है, जो जानवर वगैरह है और जो पेड़ पौधे हैं वो खत्म हो रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये सारे के सारे हैं जी। क्या? सबसे पहले औपनिवेशिक काल की नीतियां, बेसिकली ब्रिटिशर ने बहुत बड़े लेवल पे रेलवे लाइन बनाई थी, कृषि की थी, है ना, कृषि जंगलों को काट कर कृषि वगैरह की थी, उसकी वजह से हमारे जंगलों को और जीव जंतु को बहुत नुकसान पहुंचा। नेक्स्ट है कृषि का विस्तार, बहुत बड़े लेवल पे कृषि करी गई और कृषि के लिए जंगल का एरिया साफ करा गया। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि संवर्धन वृक्षारोपण, वृक्षारोपण यानी जंगलों को काट दिया गया और पेड़ लगाए गए। अब आप बोलोगे सर पेड़ लगाए गए तो इससे नुकसान कैसे हुआ? पता है क्या पेड़ कैसे लगाए गए? ठीक है, अ, जंगलों को काटकर बेसिकली लाइन से लगाए गए। ठीक है, और एक ही टाइप के पेड़ लगाए गए जिनसे यूज हो, जैसे कि जो ब्रिटिशर है वो साल का और टीक का पेड़ लगाते थे जिनसे उनको फायदा हो। इससे क्या होता है, जंगल नष्ट हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट है कि विकास परियोजना, बहुत सारी विकास परियोजना भी चली है, जैसे हमने नदी घाटी परियोजना है ना, डैम वगैरह, उससे भी बहुत सारे एरिया को साफ किया जाता था जंगलों के डैम वगैरह बनाने के लिए। खनन वगैरह हुई है, उससे भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा है। संसाधनों का असमान जो है वो बंटवारा हुआ है, उससे भी कहीं ना कहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट है शिकार करना। ठीक है, बाकी ये हिमालयन यू आ सकता है, बेसिकली ये एक पौधा होता है जो हिमालय में मिलता है और उपचार के लिए अच्छा होता है, कैंसर वगैरह के उपचार के लिए। ठीक है जी, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा है जी, संसाधन क्या है और संसाधन के प्रकार। संसाधन तो आपको पता है ना, बेसिकली जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जो इकोनॉमिकली फिजिबल, आर्थिक तौर पे संभव हो। ठीक है, और क्या कल्चरली, कल्चरल का मतलब बेसिकली हमारे कल्चर, कल्चर को कहते हैं हमारी संस्कृति के लिए अनुकूल हो। ठीक है, और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के लिए भी बेसिकली उसको यूज करने की प्रौद्योगिकी भी हमारे पास, उसको संसाधन कहते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग प्रकार के जो संसाधन है वो आपको देखने हैं। ओके, बट उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। ये संसाधन के प्रकार देखेंगे, बट पहले नीचे वाले पे आ जाते हैं क्योंकि मैंने पेज खोल रखा है। मृदा निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है? हमारी ना जो मिट्टी है वो खराब होती जा रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? पहला तो खनन, खनन वगैरह हो रहा है। खनन जो है वो झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी में हो रहा है, जिसकी वजह से जमीन जो है वो खराब हो रही है। ये मैंने झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी ऐसे क्यों बताया? क्योंकि एक मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है कि खनन के कारण किस एरिया की जमीन खराब हो रही है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी, यही होता है ना, ज्यादातर आपको देखोगे माइन यही मिलेगी। अति पशुचारण, जानवरों को ज्यादा चराने की वजह से भी जमीन जो है उस निम्नीकरण हो रहा है, और ये कहाँ होता है? गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। गुजरात और राजस्थान याद रखना है, गुजरात याद रखना बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है कि अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई यानी पानी वगैरह बहुत ज़्यादा डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से कृषि जो है वो ज़मीन जो है वो खराब हो रही है। औद्योगिक निकास, औद्योगिक यानी उद्योगों से निकलने वाला कूड़ा जो है वो पानी में डाल दिया जाता है, नदियों में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। और बाकी पेड़ों की कटाई। ओके, नेक्स्ट वाले पे आते हैं हम, संसाधन के प्रकार और मृदा का वर्गीकरण। पहले मृदा, मृदा यानी मिट्टी का वर्गीकरण देख लेते हैं। और ये जो मिट्टी का वर्गीकरण है ना, उससे एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कैसे? आपसे पूछा जाएगा वो मिट्टी जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है उसका नाम बताओ, जलोढ़ मृदा, है ना, और जो भारत में फैली हुई भी है। काली मृदा के बारे में पूछा जाएगा, जिस पर कॉटन सबसे ज़्यादा उगता है और जो दक्कन वाले एरिया में मिलती है, गुजरात में और महाराष्ट्र वाले एरिया में मिलती है, उसको क्या कहा जाता है? काली मृदा, है ना। और आपसे लाल और पीली मृदा के बारे में पूछा जा सकता है कि जो सबसे ज़्यादा भारत में है, फैली हुई है, रेड सॉइल है ना। और इसमें एक पॉइंट और था कि ये लाल रंग की कब हो जाती है? जब क्या कहते हैं उसको, आयरन जो है जब मेटामॉर्फिक रॉक के साथ मिल जाता है तो वो बेसिकली लाल रंग की हो जाती है, और जब उसको वाटर डिहाइड्रेट कर दिया जाता है तो वो रेड कलर की हो जाती है। और इस पे रबड़, चाय और कॉफ़ी अच्छी उगाई जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल। ये छोटे छोटे पैचेस में फैली हुई है और इसमें एक वर्ड है। ठीक है, और वो वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड है आपका, हाँ, निक्षालन। इसको हम कहते हैं क्या? इसको कहते हैं हम इंग्लिश में लीचिंग। याद आ गया, लीचिंग। ये एग्जाम में पक्का पूछा जा सकता है आपसे, याद रखना एक मार्क्स में कि वो सॉइल बताओ जिसमें अधिक लीचिंग होती है। तो ये कौन सी सॉइल है? हमारी लेटराइट सॉइल है। ठीक है, चलो उसके बाद है मरुस्थली मृदा, जो लाल से भूरे रंग की होती है, रेतीली मिट्टी होती है, जिसमें सलाइन ज़्यादा होता है, नमक वाला जो टेक्सचर होता है वो ज़्यादा होता है, हमारी मरुस्थली मृदा होती है। ठीक है, और वन मृदा तो जो पहाड़ों पे और वनों में पाई जाती है, भारत के उत्तर वाले एरिया में। मैप में मैंने करवाया था ये। ओके, चलो, और बाकी क्वेश्चन क्या था हमारा? संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार भी देख लो। वैसे तो देखो मैं आपको सच बताऊं, संसाधन जो फर्स्ट टर्म से ज़्यादा आ रहा है, सेकंड टर्म से कम आ रहा है।
मैंने ये बात नोटिस करी है, क्योंकि जितने भी सैंपल पेपर देखे उसमें इतना कुछ नहीं था, बट फिर भी मैं छुड़वाना नहीं चाहता, तो इसलिए संसाधन पहले तो जैव और अजैव होते हैं। जो जिंदा होते हैं, सांस ले सकते हैं, उसको जैव कहते हैं, पेड़ पौधे है ना, मानव, ये सारे। अजैव यानी पत्थर वगैरह जो सांस नहीं ले सकते, चट्टाने वगैरह। समापत्य के आधार पे एक होते हैं नवीकरण, जिनको बार बार उपयोग कर सकते हो, जो खत्म नहीं होंगे, और एक होते हैं जो खत्म नहीं होंगे, और एक होते हैं अनवीकरण जो खत्म हो जाते हैं, जैसे कि ईंधन वगैरह, धातु वगैरह, है ना। चलो, नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पे। एक तो व्यक्तिगत संसाधन, जो एक बंदे का हो, ये लैपटॉप व्यक्तिगत संसाधन है, मेरा है। सामुदायिक संसाधन, पार्क, है ना, आपके इलाके में जो पार्क है वो आपका सामुदायिक स्वामित्व का है ना। कोई और आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है ना, सोसाइटी के अंदर जो पार्क होता है उससे देखो। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, जो एक देश के होते हैं, ठीक है। और एक देश में भी याद रखना, एक देश की सीमा के 12 नॉटिकल माइल्स अंदर जो आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। और एक होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जो कि बेसिकली 200 समुद्री मील जो है दूरी से दूर होते हैं। इसमें महासागर वगैरह आता है, ठीक है जी, अटलांटिक वगैरह आता है, ये सारे के सारे आते हैं। चलो, और विकास के आधार पर एक होता है संभावी, जो हमारी डिमांड पूरी कर सकते हैं, बट अभी इसका यूज़ नहीं हो रहा है इतने बड़े लेवल पे। विकसित संसाधन वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमें पता है, जैसे कोयला, अंदाजा है हमें इंडिया में कितना कोयला है ना। भंडार, जिसको अभी बेसिकली यूज़ करना तो है हमें, बट उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। और संचित वही है जिसका अभी यूज़ नहीं किया जा रहा, जैसे वनों वगैरह का बहुत बड़े लेवल पे यूज़ किया जा सकता है, वनों को काटा जा सकता है, बट अभी नहीं काटा जा रहा, आगे की पीढ़ी के लिए सेव करा जा सकता है, जा रहा है, बोल सकते हो, ठीक है। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हो, ये टॉपिक जो हमने रिवाइज करा अच्छे से क्लियर हो गया। बच्चे, मेरी तरफ से आपको एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट है। और आ जाना एग्जाम के बाद भरत कुमार वाले खोरवाल वाले चैनल पे, हम एक बार जो है वो आपका जो एग्जाम है उसको सॉल्व वगैरह करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय बाय।